नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से पैराम जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यूरोपीय कंपनी का भारत में जो आगमन हुआ था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये दोस्तों हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डेनिस के बारे में जानेंगे और जो फ्रांसीसी कंपनी थी दोस्तों, ये भी यूरोपीय कंपनी थी, उनके बारे में सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। ये दोनों जो पार्ट था दोस्तों छोटा छोटा था, इसीलिए हम इसको मर्ज करके दोस्तों पढ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि छोटा है तो मतलब कि आपको शॉर्ट में बता के निकल जाएंगे। पूरी कहानी दोस्तों हम बताएंगे डेनिस के बारे में भी और फ्रांसीसी के बारे में भी दोस्तों। आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा। वीडियो में बने रहिएगा, सारे चीज़ों को दोस्तों आपको हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले आप देखिए डेनिस और फ्रांसीसी को कहाँ पर, तो मैप में डेनिस। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, ये फ्रांस हो गया और ये आपके हो गए डेनमार्क और ये नॉर्वे। पहले जो डेनमार्क और नॉर्वे देख रहे हैं दोस्तों, पहले ये एक ही था। ये पहले क्या था, ये आपका 1600 ईस्वी में बता रहे हैं, ये दोनों एक ही थे। 1814 में क्या दोस्तों, दोनों अलग हो गए थे। जब नेपोलियन का आक्रमण हुआ था उसके बाद क्या होता है, नॉर्वे और डेनमार्क का दोस्तों ये अलगाव हो जाता है। तो 1600 से लेकर के 1814 दोनों के साथ रहते हैं, बाद में क्या होते हैं दोस्तों, अलग हो जाते हैं। कौन, नॉर्वे और डेनमार्क। तो ये देखने भी देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या था, तटीय प्रदेश थे, मतलब तटीय देश थे दोस्तों। अब बता दिया था आपको पिछले क्लास में ही कि एक दूसरे देश की उन्नति को देख करके इनको भी दोस्तों मंशा हुई कि हम भी क्या करेंगे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, हमारे भारत में और जो भी पूर्वी देश है उनके साथ व्यापारिक संबंध दोस्तों ये स्थापित करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे कैसे इनकी स्थिति परिस्थिति थी, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम किसके बारे में, टेनिस के बारे में। डेनिस मतलब डेनमार्क की बात कर रहे हैं। तो बता दिए थे आपको कि 1600 ईस्वी में क्या होता है, डेनमार्क और आपका नॉर्वे दोनों दोनों क्या होते हैं दोस्तों, दोनों देश आपके साथ में होते हैं। अभी अलग अलग दोनों हैं लेकिन उस समय क्या थे, दोनों साथ में थे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है डेनमार्क में, तो डेनमार्क में उस समय के जो तत्कालिक दोस्तों राजा रहते हैं वो कौन रहते हैं, क्रिश्चियन चतुर्थ। कौन रहते हैं, क्रिश्चियन चतुर्थ। ये क्या करते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों स्थापना करते हैं। किस लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। उसका मुख्यालय दोस्तों कोपेनहेगन रखते हैं। कहाँ रखते हैं, कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो अभी वर्तमान राजधानी है दोस्तों कौन है आपका, कोपेनहेगन ही है। उसके बाद कंपनी जब दोस्तों बन जाती है डेनमार्क के डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बाद 1619 की घटना बता रहे हैं। 1619 में क्या होता है कि एडमिरल गजदे के नेतृत्व में क्या होता है, डेनिश कंपनी जो है वो श्रीलंका पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, डायरेक्ट दोस्तों भारत नहीं पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, पहले श्रीलंका पहुंचती है। और वहाँ पर उस समय जो श्रीलंका में राजशाही व्यवस्था थी, उस समय कौन राजा थे या कौन किस वंश का शासन था वहाँ पर, तो कैंडी वंश। क्या था दोस्तों, कैंडी वंश का दोस्तों वहाँ पर शासन था। उनसे क्या करते हैं वो, व्यापारिक अनुमति मांगते हैं, मतलब कि अपनी कोठियाँ स्थापित करने के लिए। अब ये जो कैंडी वंश के जो शासक रहते हैं क्या करते हैं, डेनिस को दोस्तों देते हैं क्या, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का। सबसे पहले बता दिए कंपनी बनने के बाद कहाँ गई, श्रीलंका गई। डायरेक्ट हमारे भारत में दोस्तों ये डेनिस नहीं आते हैं। तो उनकी अनुमति श्रीलंका में क्या था, पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों स्थापित करते हैं कहाँ, त्रिंकोमाली में। त्रिंकोमाली याद देखिए, बहुत सारे आपको बताएंगे यहाँ पर। तो त्रिंकोमाली जो कहाँ है, श्रीलंका में है। आगे जो डेनिस का कंपनी भारत में स्थापित होता है उसके बारे में बताएंगे। तो 1619 में श्रीलंका गए। श्रीलंका जाने के बाद वहाँ पर कैंडी वंश के शासक से अनुमति लिए। अनुमति लेने के बाद उन व्यापारिक कोठी अपनी पहले स्थापित की है, कहाँ पर, त्रिंकोमाली में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक साल बाद ही 1620 में क्या होता है, वो भारत आते हैं। भारत की ओर बता दिए, श्रीलंका और भारत क्या थे, दोनों पड़ोसी देश ही हैं। तो तमिलनाडु में ही कहाँ पर देखते हैं, श्रीलंका और आपका तमिलनाडु क्या दोनों सटा हुआ क्षेत्र ही हैं। तो वहाँ से क्या होते हैं, श्रीलंका से हमारे भारत के और क्या आते हैं, अग्रसर होते हैं, कौन, डेनिस। और उस समय तंजौर के जो शासक रहते हैं, तमिलनाडु में तंजौर एक जगह है, वहीं के शासक रहते हैं रघुनाथ नायक। रघुनाथ नायक, उनसे क्या करते हैं, डेनिस परमिशन लेते हैं, किसके लिए, तो अपनी कोठियाँ स्थापित करने के लिए। तो वहाँ के जो राजा थे, ये शासक थे रघुनाथ नायक, क्या करते हैं, इनको दे देते हैं डेनिस को अनुमति कि हाँ ठीक है भैया, आप यहाँ पर अपना स्थापित कर सकते हैं, क्या, अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करके अपना क्या कर सकते हैं, व्यापार अपना जो भी कार्य संचालन उसको ठीक तरीके से आप कर सकते हैं। तो कंपनी जगह का नाम क्या था, तो ट्रैंक्यूबार। वो त्रिंकोमाली था श्रीलंका में, ये ट्रैंक्यूबार है कहाँ पर, तमिलनाडु में। यहाँ पर डेनिस क्या करते हैं, भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों स्थापित करते हैं। भारत में पहली व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर पहली कोठी इनकी स्थापित हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, उसके बाद व्यापारिक जो संबंध था इनका बन गया था भारत के साथ। व्यापार दोस्तों ये करते थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो इनकी बुरी जो आदत थी दोस्तों, या बोलिए कि बदनाम थे, वो किस चीज़ के लिए थे, तो नकली सामान बनाने के लिए। जो डेनिश थे दोस्तों, ये पायरेसी के लिए, पायरेसी के लिए दोस्तों क्या थे, बहुत बदनाम थे ये। पूरे मतलब कि
भारत में हो या आपके यूरोप में हो, ये बिल्कुल क्या थे, ये बदनाम हो चुके थे पायरेसी के लिए, मतलब नकली सामान बना करके बेचने के लिए दोस्तों ये बदनाम हो चुके थे। यही इनका कारण बना था दोस्तों क्या, कि इनका पतन हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, ये बदनाम होने के कारण क्या हुआ था, इनका जो व्यापार था दोस्तों, ये निरंतर क्या होता घाटे में जा रहा था। क्या रहा था, निरंतर घाटे में जा रहा था। यही घाटा क्या करता है, डेनिस कंपनी को दोस्तों क्या करता है, खत्म करता है, मतलब इसको समाप्त करता है। डेनिस कंपनी के जब अभी आगमन को पढ़ते हैं तो दो चरणों में पढ़ते हैं दोस्तों। पहला देखिए, ये पहला चरण हो गया। उसके बाद आपके जो क्रिश्चियन चतुर्थ थे, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद फेडरिक तृतीय क्या करते हैं, राजा बनते हैं। कहाँ के, डेनमार्क के। यहाँ पर बता दिए थे घाटे में जाने का कारण क्या करते हो, कंपनी को दोस्तों समाप्त कर देते हैं। कौन, ये जो तृतीयक फेडरिक तृतीयक बनते हैं शासक, कहाँ के, डेनमार्क के। तो ये डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो घाटे में जा रही थी, इसलिए क्या करते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। समाप्त करने के बाद अब क्या करता है, डेनमार्क क्या खत्म हो गया, नहीं डेनमार्क दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है, डेनिश कंपनी खत्म नहीं हुई है। उसको पुनः क्या करते हैं दोस्तों, फिर से एक नई कंपनी स्थापित करते हैं। कौन, फेडरिक तृतीय। ये हम कहानी बता रहे हैं आपको कब का, 1648 का। 1648 में क्रिश्चियन चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फेडरिक तृतीय डेनमार्क के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। और डेनिश कंपनी के निरंतर घाटे के कारण क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, मतलब उसको समाप्त कर देते हैं। अब जो होता है दूसरा चरण शुरू होता है किसका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दोस्तों क्या होता है, दूसरा चरण शुरू होता है किसके समय, तो हम बता दिए फेडरिक चतुर्थ, फेडरिक चतुर्थ के समय। तो डेनमार्क के राजा फेडरिक चतुर्थ ने डेनमार्क का भारत में उपनिवेश के लिए एशियाटिक कंपनी की स्थापना की। मतलब जो भारत में जो भी स्थान पे अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किए थे, उस पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, कौन, डेनिस। उस पर अपने हुकूमत को बनाए रखने के लिए जो फेडरिक चतुर्थ क्या किए थे, एशियाटिक कंपनी की दोस्तों स्थापना किए थे। फिर 1670 में क्या करते हैं, 1670 में दूसरे चरण के प्रारंभ में ही केरल के जो इक्वाटोर एक जगह है केरल में, वहां पर डेनिस की क्या होती है, व्यापारिक कोठी दोस्तों स्थापित होती है। पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर, आपका देखें टैंक्योबार में तमिलनाडु में, उसके बाद गए कहाँ पर, केरल में गए, कौन, तो डेनिस। उसके बाद दोस्तों 1730 में क्या होता है, जो आपका एशियाटिक कंपनी था, वो एशियाटिक कंपनी का दोस्तों नाम बदल दिया जाता है। 1730 में क्या करते हैं, एशियाटिक कंपनी का नाम बदल करके एशिया कंपनी क्या कर दिया जाता है, एशिया कंपनी दोस्तों कर दिया जाता है। और 40 वर्षों के लिए इनको व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार करने का मतलब कि जो भी डेनिस का जो भी कंपनी व्यापारिक कंपनी है, मतलब डेनमार्क का, तो वहां पर कौन सी कंपनी सिर्फ आएगी व्यापार करने के लिए, तो वो सिर्फ आएगी कौन, आपका एशिया कंपनी। कौन आएगी, एशिया कंपनी दोस्तों। इनको 40 वर्षों का एक अधिकार दोस्तों मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं अपना, आप बंगाल में, हम तमिलनाडु में देख लिए, केरल में देख लिए। उसके बाद 1755 में क्या होते हैं, डेनिस एक जगह है श्रीरामपुर, इसको हम श्री रामपुर बोलते हैं, बंगाल में दोस्तों है, एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं, इसको अपना मुख्यालय बनाते हैं। मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण जो जगह था डेनिस का दोस्तों, वो आपका क्या था, ये जो श्रीरामपुर है, श्री रामपुर इसको हम लोग बोलते हैं। ये डेनिस कंपनी का जो व्यापारिक केंद्र सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, ये आपके 1756 में निकोबार द्वीप पर अधिकार करते हैं, और इसका नाम रख देते हैं फेड, जो राजा थे उनके राजा के नाम पर फेडरिक द्वीप कर देते हैं। किसको, निकोबार द्वीप को दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो पतन होता है दोस्तों, इनका पतन शुरू होता है कब, जब नेपोलियन का युद्ध शुरू होता है अन्य यूरोपीय देशों से। उस समय क्या होता है कि जो ब्रिटेन थी, ब्रिटिश थी, इसी का फायदा उठा करके बहुत सारे डेनिश जहाजों को दोस्तों क्या करते हैं, डुबो देते हैं। मतलब उनको, उन पर हमला करना, ध्वस्त करना दोनों धीरे धीरे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। किसको, डेनिस कंपनी के जहाजों को दोस्तों। तो यहाँ पर बता दिए कि नेपोलियन का युद्ध होता है 1813 से लेकर 15 के दौरान। ब्रिटिश ने डेनिस जहाजों पर हमला कर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को दोस्तों नष्ट कर दिया, और अंतर डेनिस क्या करते बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। मतलब जो भी, मतलब कि इसका नेपोलियन के वॉर का दोस्तों, नेपोलियन के युद्ध का फायदा उठा करके ब्रिटिश ने क्या किया, जितनी भी डेनिस क्षेत्र थे, मतलब भारत में जो भी डेनमार्क का दोस्तों हुकूमत जमाए हुआ जगह था, उपनिवेश बना हुआ जगह था, उसको धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने अपना अधीन ले लिया। किसने, अंग्रेजों ने दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, फिर बताएं कि यही था नेपोलियन का युद्ध के कारण ही दोस्तों क्या होता है, जो नॉर्वे डेनमार्क जो साथ थे, वो 1814 में दोस्तों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। 1814 में दोस्तों क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। फिर जो हम बताएं श्री रामपुर के बारे में बताए थे कि 1818 में क्या होता है कि विलियम कैरी नामक एक डेनिश व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, बंगाल में शिक्षा के विकास हेतु श्रीरामपुर कॉलेज की दोस्तों स्थापना करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। विलियम कैरी 1818 में क्या करते हैं, श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहाँ पर, बंगाल में श्रीरामपुर, वहाँ पर बंगाल में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसकी स्थापना दोस्तों की जाती है। आगे बताएं कि क्या होते हैं, निरंतर घाटे में जा रही कौन कंपनी, डेनिश कंपनी दोस्तों
निरंतर घाटे में जाने के कारण क्या करते हैं, जितना भी इनका उपनिवेश रहता है कहाँ पर, भारत में, सारे उपनिवेश को अंग्रेजों के हाथों बेच करके, मतलब अंग्रेजों को बेच करके वो चल जाते हैं कहाँ, अपना घर मतलब डेनमार्क दोस्तों चल जाते हैं। बता दें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें था इनका, जो श्रीरामपुर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, इसको 1839 में भेज देते हैं। ट्रांकोबार जो कि पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होती है कोठी, ये 1845 में उसको भेज देते हैं। और निकोबार पे जो कब्जा किए थे 1869 में बेच करके दोस्तों अपना पूरा सामान उमान लपेट करके बुढ़िया बिस्तर बांध करके कहाँ चले जाते हैं, डेनमार्क। तो इस तरह से क्या होता है, डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, इस तरह से भारत थे उनका मतलब कि अस्तित्व दोस्तों खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अब चलते हैं किस पर, फ्रांसीसी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि सारे तथ्यों को दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। डेट वाइज इसलिए समझाया आपको ताकि आपको पढ़ने में दोस्तों आसानी हो, कब कब क्या हुआ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अब फ्रांसीसियों के बारे में। बता दिए थे कि इस दोनों का पार्ट दोस्तों छोटा छोटा, इसलिए दोनों को हम कंबाइंड करके मर्ज करके दोस्तों पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि हम बता दें शुरू में ही कि आपको शॉर्ट में बताएंगे, पूरी कहानी समझाएं हम। अगर कोई भी तथ्य को समझने में दिक्कत आ जाएगा तो हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम किस पर, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन के बारे में। फ्रांसीसियों का आगमन भारत में दो ही ऐसी दोस्तों यूरोपीय कंपनी थी जिनकी जो मंशा थी भारत पे अपनी हुकूमत जमाने की। वो एक थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी दोस्तों शुरुआत करते हैं, जो मतलब नहीं बोलते हैं बीज बोना, मतलब दिमाग में उपज लाना, अपने दिमाग में सोच उत्पन्न करना कि हाँ भारत में क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं। इस तरह का सोच लाने का काम कौन करता है दोस्तों, फ्रांसीसी करते हैं। फ्रांसीसी का दोस्तों एक रहता है शासक या गवर्नर बोलिए, कौन रहता है, डुप्ले। उसके बारे में बताएंगे, इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, उसके बारे हम आगे बताएंगे जब आंग्ल कर्नाटक युद्ध पढ़ाएंगे, वहाँ पर कर्नाटक युद्ध के बारे में बताएंगे आपको, वहाँ पर आपको दोस्तों हम बताएंगे डुप्ले के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो 1664 में दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों स्थापना होती है। इस कंपनी का जो मूल नाम रहता है, उस कंपनी का रहता है कंपनी इंडसे ओरिएंटल। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों नाम रहता है। जब ये दोस्तों कंपनी स्थापित होती है तो उस समय फ्रांस में एक शासक रहते हैं जिसका नाम रहता है लुई चौदहवा। लुई चौदहवा जो रहते हैं बुर्बो वंश के शासक रहते हैं। किस वंश के रहते हैं, बुर्बो वंश के दोस्तों शासक रहते हैं। इसी के आगे आप एक शासक बनते हैं लुई 16वां, जिसी के समय फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों होती है, फ्रांस की राजक्रांति होती है 1789 में। तो जब ये बनते हैं शासक, ये रहते हैं आपके लुई 14वां। उसके बाद इनके मंत्री रहते हैं जिनका नाम रहता है कोलबर्ट। इन्हीं के सलाह पर क्या करते हैं ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु। इसीलिए जो कोलबर्ट है दोस्तों, इनको कहा जाता है भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किनको, कोलबर्ट को। और जो जो आपके जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके जो पहले महानिदेशक थे दोस्तों, वो कौन थे आपके, फ्रांसिस कैरो। इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों पूरा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांस से दोस्तों प्रस्थान करती है। कौन, फ्रांसिस कैरो। अब 1664 में दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। पूरी कहानी समझा दी आपको। अब यहाँ पर 1666 में क्या होता है कि फ्रांसीसी बता दिए जो भी यूरोपीय कंपनी बन रही है, डायरेक्ट वो दोस्तों भारत नहीं आ रहा है, सिर्फ पुर्तगाल को छोड़ करके। वो भी आए थे, आपके डच आए, आपके आपके अंग्रेज आए, डेनिस को देखें, उसके बाद आपका फ्रांसीसी। ये भी क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट भारत नहीं आते। तो 1666 में कहाँ जाते हैं ये फ्रांसीसी, जाते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी जो फ्रांसिस कैरो है, जाते हैं मेडागास्कर, पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, मेडागास्कर। और वहाँ पर क्या करते हैं, अपना उपनिवेश स्थापित करने का दोस्तों प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, इनको असफलता मिलती है, मतलब ये दोस्तों सफल नहीं हो पाते। कहाँ पर, मेडागास्कर में। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1667 में फ्रांसिस कैरो लुई 14वां का राजदूत बन करके जाते हैं किसके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय हमारे भारत में जो मुगल शासक रहते हैं दोस्तों, वो कौन रहते हैं, औरंगजेब रहते हैं। औरंगजेब का जो शासन काल रहता है आपका, ये 1658 में दोस्तों क्या बनते हैं, ये राजा बनते हैं। और 1707 में इनकी मृत्यु होती है। उस समय तक ये क्या रहते हैं, गद्दी पर मुगल शासक दोस्तों रहते हैं। तो 1664 में क्या हुआ था, इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इनसे जाते हैं परमिशन लेने के लिए, किस लिए, तो अपनी कोठियाँ स्थापित करने के लिए। तो ये अपनी कोठियाँ स्थापित करने के लिए दोस्तों परमिशन दे देते हैं, किसको, फ्रांसिस कैरो को। इसी कारण अगले साल क्या होता है कि 1668 में फ्रांसीसी अपना एक व्यापारिक कोठिया स्थापित करते हैं। कहाँ पर, पहला जो है वो सूरत में स्थापित करते हैं 1668 में। औरंगजेब से परमिशन लेकर के 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों स्थापित कर ली। दूसरी कोठी के बारे में बात करेंगे तो दूसरी कोठी स्थापित करते हैं कहाँ, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जो आपका आंध्र प्रदेश में है, इनकी दूसरी क्या रहती है, व्यापारिक कोठी दोस्तों रहती है
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1673 की। एक घटना बताते हैं आपको कि 1673 में फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लिस्पिने ने वलीकुंडापुर के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव क्या करते हैं उसको प्राप्त करते हैं और यहाँ पर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित करते हैं। ये फ्रांसीसी बस्ती का दोस्तों नाम रखा जाता है क्या, पांडिचेरी। जो पांडिचेरी की जो स्थापना कभी आपसे पूछ दे कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो ये फ्रांसिस फ्रैंको मार्टिन वालीकुंडापुरम के जो सूबेदार रहते हैं शेर खान लोधी, उससे एक गांव प्राप्त करते हैं और उसमें दोस्तों उस गांव को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं और पांडिचेरी की दोस्तों स्थापना करते हैं। यही बता दिए थे कि 1674 में देखिए यहाँ पर फ्रांसिस या फ्रैंको मार्टिन आधुनिक पांडिचेरी के दोस्तों क्या करते हैं, नींव रखते हैं। कहाँ पर, आपका जो इनको वालीकुंडापुरम जो सूबेदार थे शेर खान लोधी से मिलता है जो गांव, उसको दोस्तों ये क्या करते हैं, अपना आधुनिकीकरण दोस्तों करते हैं। कौन, फ्रैंको मार्टिन। आगे बात करते हैं 1674 में ही ये बंगाल के जो सूबेदार रहते हैं शाइस्ता खान। ये जो शाइस्ता खान औरंगजेब के मामा है। कौन है ये, औरंगजेब के मामा। तो शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक स्थल दिया, मतलब एक स्थान जगह दिया और 1690 में चंद्रनगर नामक फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की। जो मतलब कि शाइस्ता खान द्वारा जो भी इनको स्थान मिला था फ्रांसीसियों को, उनको 1690 में क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं चंद्रनगर में, मतलब उसी चंद्रनगर का नामकरण करके एक फ्रांसीसी कोठी दोस्तों क्या करते हैं, ये स्थापित करते हैं। कौन, फ्रांसीसी। कैसे कैसे, मतलब कि जो भारतीय शासक हैं, मतलब जो भारतीय प्रांतीय क्षेत्र के जो भी शासक हुए हैं, जो भी सूबेदार हुए, कैसे कैसे मतलब यूरोपीय कंपनी को अपना क्षेत्र उपहार में देते हैं और कैसे कैसे कंपनी, मतलब कि यूरोपीय कंपनी है, अपना कैसा विस्तार करती है, वो यहाँ यहीं से दोस्तों शुरुआत होता है। उसके बाद देखते हैं डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके, मतलब जो डच होते हैं, जो इनकी पांडिचेरी जो प्रमुख दोस्तों केंद्र होता है किनका, ये फ्रांसीसियों का। तो डच क्या करते हैं, अंग्रेजों सहायता पा करके 1693 में क्या करते हैं, पांडिचेरी पर दोस्तों अधिकार कर लेते हैं। मतलब कि जो फ्रांसीसी का जो एक केंद्र था, ये पांडिचेरी क्या करते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में दोस्तों रिजवी की संधि होती है। क्या होती है, रिजवी की संधि किसके बीच में, फ्रांसीसी और डच के बीच में। उसके उपरांत ये पांडिचेरी को क्या करते हैं, फ्रांसीसी को दोस्तों पुनः वापस कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 1701 में फ्रांसीसियों ने क्या किया, ये पांडिचेरी को अपना दोस्तों मुख्यालय बनाया, मतलब इसको मुख्यालय घोषित किया। कब, 1701 में। आगे हम बात करते हैं कि वांडीवास का युद्ध होता है। इसी से क्या होता है, फ्रांसीसियों का दोस्तों अस्तित्व धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होने लगता है। कहाँ पर, भारत से दोस्तों खत्म क्या होता है, मतलब समझिए तक खत्म हो जाता है। एक सीमित क्षेत्र तक दोस्तों क्या होता है, इनका अस्तित्व दोस्तों रहता है। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, फ्रांसीसी और किसके बीच में, अंग्रेज के बीच में। इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसी सेना की हार होती है दोस्तों। और जिसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने 16 जनवरी 1760 को क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में दोस्तों क्या होता है, पेरिस की संधि होती है 1763 में। उसके बाद पांडिचेरी अंग्रेज क्या करते हैं, उनको वापस कर देते हैं। ये सब कहानी कब बताएंगे आपको, अगला जो वीडियो हमारा आएगा कर्नाटक युद्ध का, उसमें सारी कहानी दोस्तों बताएंगे आपको, कैसे 1760 में बांडीवासी का युद्ध हुआ, डुप्ले की क्या नीति थी, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, डेनिस और फ्रांसीसी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट समझने में दिक्कत आया हो तो हमें दोस्तों ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं, मतलब अच्छा से अच्छा हम सोचते हैं, कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अभी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हम कुछ गलत बता रहे हैं या आपको गलत कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों। अगर कुछ इसमें त्रुटि रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें दोस्तों। बाकी वीडियो का दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि हम सीरीज शुरू किए हैं, तो आपको हम शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक बताएंगे। आप पूरी कहानी बताएंगे, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसको भी हम आपके साथ लगाएंगे उसको, साथ ही साथ आपको भी उसका बेनिफिट बताएंगे दोस्तों, कैसे कैसे क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। आप तुक्का भी लगा रहे हैं, तुक्का लगाने का भी दोस्तों एक होता है, तरीका होता है। ये नहीं कि हम बस क्वेश्चन पढ़े और ABCD करके 1 2 3 4 करके हम मार दिए, ऐसा नहीं है। उसे भी तो थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। विचार तभी कर पाइएगा जब आप उसके बारे में जानिएगा, मतलब उसके बारे में पढ़े होंगे, तभी आप दोस्तों अच्छा से तुक्का लगा सकते हैं। ये नहीं कि 1 2 3 4 किए, हाँ 2, इस तरह से ऐसे करके दोस्तों तुक्का नहीं लगता है। बाकी उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अपने तैयारी में लगे होंगे। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसमें आपको GS के सारे हम विषयों को दोस्तों इसी तरह से पढ़ाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों लगाएंगे। थ्योरी क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आप लगा लेते हैं, तो आपकी जो तैयारी होती है, मतलब कि जो आपकी सब्जेक्ट पर जो पकड़ होता है, टॉपिक पर जो पकड़ होता है दोस्तों, मजबूत हो जाता है। मतलब आप में एक ऐसा आत्मविश्वास जग जाता है
ऐसा लगता है कि हाँ इस चैप्टर के बारे में हमें पूरी कहानी पता है, इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटने वाला नहीं है। वो तभी हो सकता है जब आप उसके थ्योरी पार्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों लगाए होंगे। ये नहीं बस कि स्पीडी रट लिए हैं, उससे नहीं। स्पीडी रटने से दोस्तों बस आपको अल्प ज्ञान होता है, मतलब पूरी तरह से उसको जानकारी सब्जेक्ट की दोस्तों नहीं होती, मतलब उस चैप्टर की या कोई भी आपका टॉपिक हो उसकी जानकारी दोस्तों नहीं होती है। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, 2025 में अच्छे से एग्ज़ाम दे करके अपना कहीं ना कहीं सेटल हो जाइए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।